Besides, only when you are close to nature in a place, 7 पे इक्वालिटी आया है, 6 पे इक्वालिटी आया है, 5 अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कैरी फॉरवर्ड। Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video I'm going to take up your IC class 12's theory of supply ka one shot revision. But before I get started, I want to request you, only if you have watched my in-depth detailed video of theory of supply, तब ये one shot revision video आपके कुछ काम आएगा। अदरवाइज ये आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। तो पहले जाइए, उसको देख के आइए, अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को करिए, देन उसके बाद आपको जब लेटर बाद में रिवाइज करना हो तब आप इसको यूज करिएगा, ठीक है। सो विदाउट मच अडू, लेट्स रन विद दिस चैप्टर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन विद, सबसे पहले सप्लाई किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? सप्लाई इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ प्रोड्यूसर, ठीक है। ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्रोड्यूसर्स, जहां पे सिंगल प्रोड्यूसर को हम लोग एक फर्म बोलते हैं, एंड वहीं पूरे ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स को हम लोग इंडस्ट्री बोलते हैं। क्या कीवर्ड आपके दिमाग में गया? कोई भी अगर इंडिविजुअल फर्म होगा, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होगा तो उसको फर्म बोलेंगे, ग्रुप होगा तो उसको इंडस्ट्री बोलेंगे। स्टार्ट करते सप्लाई। इट इज जस्ट अ रेप्लिका ऑफ डिमांड, बस थोड़ा सा उससे अलग है। जहां पे डिमांड वाज फ्रॉम द कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच द कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज। यहां हो जाएगा दिस इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच द प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड इज रेडी टू ऑफर फॉर सेल, is willing to produce and offer for sale in the market at various possible prices during a particular period of time. So demand की तरह ही है, ये भी आपको quantity बताएगा जो कि producers देना चाहते हैं, and they are able to sell at the same time, अलग अलग दाम पे और अलग अलग time period पे। So just like demand, supply is also associated with quantity. Supply is also equal to quantity plus price plus time, जिससे हमारा क्या फीचर्स निकलता है सप्लाई का? सबसे पहले सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी, यानी सप्लाई बताएगा हाउ मच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई, नॉट हाउ मच दे एक्चुअली सप्लाई, ठीक है, कितना देना चाह रहे हैं। प्राइस बेस्ड है, मतलब सप्लाई प्राइसेस के साथ चेंज होगा, एंड बिसाइड्स देयर इज अ पॉजिटिव और देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, there is a direct correlationship between price and quantity supplied, assuming other factors remaining constant. Higher is the price, higher is the profit margin, higher will be the supply. Lower is the price, lower is the profit margin, lower will be the supply, ठीक है। At the same time supply flow concept है, यानी it keeps on changing with the change in period of time. डिमांड की तरह ये भी चेंज होते रहता है। कमिंग टू द टाइप्स ऑफ सप्लाई, कितने टाइप की सप्लाई है? हमें सिर्फ दो ही करना है, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। जहां पे इंडिविजुअल सप्लायर को एक सिंगल फर्म बोल सकते हैं हम लोग। सो इट इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच अ फर्म इज विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल। एंड टॉकिंग अबाउट मार्केट सप्लाई का कीवर्ड इज एंटायर इंडस्ट्री। सो ऑल द फर्म्स, या फिर बेटर रहेगा अगर आप इंडस्ट्री का इस्तेमाल करें। सो इट इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच द एंटायर इंडस्ट्री इज विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल, दैट इज आपका मार्केट सप्लाई। कमिंग टू नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई क्या होता है? स्टॉक रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल को, ठीक है। स्टॉक इज बेसिकली योर पोटेंशियल सप्लाई, कि आप कितना दे सकते हो, एंड सप्लाई इज बेसिकली योर एक्चुअल सप्लाई, कि आप कितना लेके आ रहे हो मार्केट में। सो stock is the quantity which is available with the producer and supply is the quantity which the producer is willing to bring it into the market and offer for sale. ये आपका डिफरेंस हो गया। स्टॉक का टाइम डायमेंशन का बात करें तो ये पॉइंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट पे। सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन टाइम पीरियड। स्टॉक, ध्यान रखिएगा, स्टॉक हमेशा सप्लाई से ज्यादा रहेगा या तो इक्वल होगा, कभी भी सप्लाई से कम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप सप्लाई स्टॉक में से करोगे, एंड सप्लाई कभी भी स्टॉक को एक्सीड नहीं कर सकता है, ठीक है। एग्जांपल, जैसे आपका 50 टन ऑफ शुगर आपके पास है तो आपका स्टॉक हो गया, 30 टन आप देना चाहते हो तो आपका सप्लाई हो गया। स्टॉक पोटेंशियल सप्लाई है, सप्लाई इज एक्चुअल विलिंगनेस टू सेल है। नाउ टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई फॉर अ कमोडिटी, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फैक्टर, प्राइस। प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। यहां पे भी सेटरस पैरेबिस को अगर हम लोग लगाए, सेटरस पैरेबिस का मतलब क्या होता है कि अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है,
assuming other factors remaining constant, the quantity supplied for a commodity increases with the increase in price. Why? Because of higher profit margin. प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, बोल के वो लोग ज्यादा सप्लाई देगा. एंड क्वांटिटी सप्लाइड फॉर अ कमोडिटी डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन प्राइस. व्हाई? बिकॉज ऑफ द लोअर प्रॉफिट मार्जिन. ठीक है, सो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा, सप्लाई घटेगा. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन प्रॉफिट की वजह से. देयर इज अ डायरेक्ट or there is a positive correlationship between price and quantity supplied. Now talking about next factor, goals. Goals का मतलब क्या हो गया? पर्पस. आप किसके लिए सप्लाई दे रहे हो? आपका पर्पस क्या हो सकता है? तीन, या तो प्रॉफिट बढ़ाना है, या तो सेल्स बढ़ाना है, या तो रिस्क कम करना है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल होगा तो यू विल ओनली ऑफर हायर क्वांटिटी एट हायर प्राइस बिकॉज प्राइस इज एसोसिएटेड विद प्रॉफिट डायरेक्टली. Higher is the price, higher is the profit margin, larger will be the supply. But talking about sales maximization अगर goal होगा, you will be willing to offer a larger quantity even at the same price just to capture the market. But अगर risk minimization goal होगा, so no matter whatsoever the price is, आप एक limited quantity ही supply करेगा market को because you want to avoid the risk. ठीक है. Talking about input prices या prices of the factors of production, ये क्या determine करते हैं? Cost of production को. अगर रॉ मटेरियल वगैरह का दाम बढ़ रहा है मतलब आपका खर्चा गुड्स को बनाने का बढ़ेगा, योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, योर प्रॉफिट मार्जिन विल डिक्रीज एंड सो विल योर सप्लाई. सो हायर इनपुट प्राइसेस, हायर कॉस्ट, लोअर प्रॉफिट मार्जिन, लेसर सप्लाई एंड वाइस वर्सा. आई होप दैट इज क्लियर. टॉकिंग अबाउट प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड. नाउ ये यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड से उल्टा चलता है. डिमांड में क्या है कि अगर प्राइस ऑफ एक गुड बढ़ जाता है तो लोग उसके सब्स्टिट्यूट के पास चले जाते हैं, बल्कि डिमांड कम हो जाता है जिसका प्राइस बढ़ा है. यहाँ उल्टा है. प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप दो गुड बनाते हो या बेचते हो, आप देखते हो कि आपका एक गुड का प्राइस बढ़ गया है, तो आप ऑटोमेटिकली दूसरा गुड का प्रोडक्शन को कम करके इसको बनाना ज्यादा शुरू कर दोगे क्योंकि यहां से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है. ठीक है, सो इट इज टोटली इनवर्स ऑफ डिमांड, उल्टा ऑफ डिमांड. डिमांड में जो होता है उससे एकदम उल्टा चलता है. ठीक है, याद रखिएगा इसको. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट, टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी भी कॉस्ट के साथ जुड़ा हुआ है. अगर आप एक एडवांस टेक्नोलॉजी या इंप्रूव टेक्नोलॉजी यूज करते हो, मतलब आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट हो सकता है, जिसको हम लोग कॉस्ट एडवांटेज बोलते हैं. बेटर टेक्नोलॉजी, कॉस्ट एडवांटेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, आप ज्यादा सप्लाई दे पाओगे. ऑब्सोलीट, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा, प्रॉफिट भी कम होगा उसमें, एंड आप लोअर क्वांटिटी सप्लाई दे पाओगे. ठीक है. टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, आपका नेचर ऑफ द कमोडिटी, किस टाइप का गुड है. नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, नॉट कमोडिटी, सॉरी. अगर आपका इंडस्ट्री, आप एक ऐसे मार्केट से आते हो जहां पे मोनोपोली है, मतलब एक सिंगल सेलर है, देन उसके पास पूरा क्वांटिटी सप्लाइड के ऊपर अपना डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल है क्योंकि वो अकेला इज द सोल प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ दैट कमोडिटी. बट वहीं अगर आप कंपेटिटिव इंडस्ट्री से आते हो तो फिर सप्लाई बढ़ाना आसान हो जाता है क्योंकि मल्टीपल लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है. ठीक है. टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस इंपोज करेगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर तो आप डिसइंसेंटिवाइज हो जाओगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे क्योंकि आपका रिटर्न्स कम हो जाएगा क्योंकि ज्यादा पैसा टैक्स में चल जा रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली सप्लाई को भी कम कर दोगे. वहीं अगर सरकार आपको सब्सिडी देगा, आपको इंसेंटिव्स देगा, तो आप मोटिवेट होकर ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा सप्लाई दोगे मार्केट को. आई होप दैट्स क्लियर. टॉकिंग अबाउट फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, अगर एज अ प्रोड्यूसर आप एक्सपेक्ट करते हो कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, आप आज अपना सप्लाई को होल्ड बैक कर लोगे. क्यों? बाद में सप्लाई करूंगा जब प्राइस बढ़ जाए. वहीं अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है तो आपके पास जितना एग्जिस्टिंग स्टॉक है अभी आप उसको रिलीज करके अभी ही मार्केट को सप्लाई दे दोगे. ठीक है, ताकि आप ज्यादा रिटर्न्स अभी कमा लो. टॉकिंग अबाउट नेचुरल फैक्टर, क्लाइमेट वगैरह भी सप्लाई को अफेक्ट करता है. अगर स्पेशली एग्रीकल्चरल गुड में मान लीजिए अगर आपका नेचर फेवर में था, अच्छा रेनफॉल है वगैरह है, तो आपका सप्लाई ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा क्रॉप्स का. वहीं अगर नेचर अगेंस्ट में है या क्लाइमेटिक अनफेवरेबल क्लाइमेट वगैरह है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो जाएगा एग्रीकल्चरल गुड्स को लेके. एंड अग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स, बहुत बार ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर में, ये ओलिगोपोली का पार्ट है. ठीक है, ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर में फ्यू फर्म्स होते हैं, कभी कभी वो लोग अग्रीमेंट में आ जाते हैं कि चलो मिल के शॉर्टेज क्रिएट करते हैं मार्केट में ताकि प्राइस बढ़ सके, तो उससे भी सप्लाई अफेक्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजंस ऑफ द फ्यू कंपीटिंग फर्म्स. दैट इज कार्टेल. कार्टेल इज ग्रुपिज्म बेसिकली. Talking about transport and communication, if you have a better infrastructure, better transport, better communication, automatically the supply will be high. क्योंकि आप प्रोडक्ट्स को उन जगह पे लेके जा पाओगे ट्रांसपोर्ट की वजह से जहां पे वो पहले नहीं पहुंच पाता था. वहीं अगर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन पुअर है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉपसाइडेड है इकोनॉमी का, ऑटोमेटिकली सप्लाई भी कम हो जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. सप्लाई फंक्शन क्या होता है. कोई भी फंक्शन मैथमेटिकली आपको फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल के बीच का. जहां पे अगर सप्लाई का बात करें तो सप्लाई फंक्शन इज सपोज टू टेल यू द फंक्शनल रिलेशनशिप, दैट टू अ पॉजिटिव फंक्शनल रिलेशनशिप. ठीक है,
functional relationship between quantity supplied and the various factors which are affecting it. But इसी को अगर ceteris paribus बना दिया जाए, ceteris paribus function of supply, तो उसमें फिर आप other factors को constant ले लोगे. मतलब ceteris paribus function of supply is supposed to tell you the functional relationship between quantity supplied and price, assuming other factors remaining constant. तो फिर वहां पे ये सारे factors नहीं आएंगे जो आप देख रहे हो, Pn, P1, Pn-1, ये सब कुछ भी नहीं आएगा. In that case, अगर यहाँ पे ceteris paribus supply function दिया हो, then it will become quantity supplied for a commodity depends upon the function of price, Pn. ठीक है, प्राइस के ऊपर खाली डिपेंड करेगा, अदर फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे, सिर्फ Pn के ऊपर. ये सब हट जाएंगे ceteris paribus में. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का. टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है प्राइस और सप्लाई के बीच में, वेयर अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. If the price of a commodity increases, so will your quantity supplied, and if the price of a commodity decreases, even your quantity supplied for the commodity will decrease. Profit margin की वजह से, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव की वजह से. अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो सबसे पहला कारण है इसका प्रॉफिट मोटिव. हायर इज द प्राइस, हायर इज द प्रॉफिट, तो बोल के ज्यादा सप्लाई देते हो. कॉस्ट कवरेज की वजह से. ये चैप्टर 8 के साथ जुड़ा है, जहां आपको याद होगा कि चैप्टर 8 में आपने मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पढ़ा है, राइट? तो ड्यू टू डिक्रीजिंग रिटर्न मार्जिनल कॉस्ट एक पॉइंट के बाद बढ़ता है. एंड फिर आपने चैप्टर 11 में डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व भी किया था, जहां पे आपने देखा था कि अगर मार्जिनल कॉस्ट विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा तो फर्म को अपना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो अलग अलग लेवल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट को कवर अप कर सके एंड लॉस से, ब्रेक इवन से, प्रॉफिट से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तक का जर्नी कर सके. बोल के दे विल बी ओनली विलिंग टू सप्लाई हायर व्हेन द फर्म्स विल बी एबल टू कवर अप देयर एडिशनल कॉस्ट. क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है, बोल के उनको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा अपना एडिशनल कॉस्ट को कवर अप करने के लिए. दैट इज another reason. And third is resource allocation. मतलब जब भी कोई प्रोडक्ट का प्राइसेस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर जो एग्जिस्टिंग गुड्स बना रहा है उसको छोड़ के कुछ दूसरा बनाना शुरू कर देगा जो ज्यादा महंगा बिक रहा है मार्केट में, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट ज्यादा है. बोल के प्रोड्यूसर्स डिक्रीज द सप्लाई ऑफ देयर लो प्राइस आइटम एंड दे शिफ्ट टू द हाई प्राइस आइटम. ठीक है, बट ये अगेन लॉन्ग रन में ही होना पॉसिबल है, क्योंकि इमीडिएटली शिफ्ट करना भी पॉसिबल नहीं होता है. गॉट इट? चलिए, टॉकिंग अबाउट सप्लाई शेड्यूल. शेड्यूल ऑलरेडी आपको पता है क्या है, इट्स अ टैबुलर स्टेटमेंट जो कि अलग अलग क्वांटिटी सप्लाइड बताएगा अलग अलग प्राइस पे. सो अगर एक इंडिविजुअल फर्म के लिए आप बनाते हो तो वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हो गया. अगर सारे पूरे एंटायर इंडस्ट्री के लिए बनाते हो तो फिर वो आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल हो गया. अगर आपसे पूछा जाए मार्केट सप्लाई को डिराइव कैसे किया जाता है, आप इंडिविजुअल को जोड़ते हो, 3 + 2 + 1 दैट इज 6. इन अदर वर्ड्स आप हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली सम अप कर रहे हो. सो बाय हॉरिजॉन्टली समिंग अप इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई इज डिराइव्ड. Market supply is sum total of all individual supply by the horizontal summation. ठीक है. Talking about supply curve. Supply curve क्या बताता है हमें? Graphical representation of schedule. यानी law of supply को या schedule को अगर आप graphically plot कर दो तो वो आपको आपका supply curve दे देगा. सप्लाई कर्व कैसे बनता है? अगर इंडिविजुअल का बात करूं, वाई एक्सिस में हम लोग प्राइस लिखते हैं, एक्स एक्सिस में हम लोग क्वांटिटी सप्लाइड लिखते हैं. शुरू करते हैं इनिशियल के साथ. ये हो गया इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी P0 Q0. अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो आपका क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा, अगर आपका प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी घटेगा. P2 Q2, P1 Q1. ये हो गए हमारे लोकस. इसको अगर हम ज्वाइन करें तो हमें पॉजिटिवली स्लोपिंग सप्लाई कर्व देखने मिलेगा, अपवर्ड स्लोपिंग या पॉजिटिवली स्लोपिंग. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर. टॉकिंग अबाउट मार्केट सप्लाई. मार्केट सप्लाई को कैसे बनाया जाएगा? मार्केट सप्लाई को हॉरिजॉन्टली सम अप करके बनाया जाता है. बोल के जब आप प्लॉट करते हो तो आप देखोगे कि आपको इंडिविजुअल सप्लाई थोड़े स्टीपर कर्व मिलेंगे. सप्लाई फॉर ए, सप्लाई फॉर बी, सप्लाई फॉर सी, एंड देन मार्केट सप्लाई जब आप जोड़ोगे तो देखोगे आपको वो थोड़ा सा फ्लैटर कर्व मिलेगा. क्यों? इसका कारण अगर आपसे पूछा जाए तो बोला जाएगा जब भी प्राइस चेंज होगा तो मार्केट सप्लाई का जो इलास्टिसिटी होगा, ठीक है, इसका आंसर मैं लिख देता हूं कि व्हाई मार्केट सप्लाई इज फ्लैटर देन दैट ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई. इट इज बिकॉज व्हेन द प्राइस चेंजेस the elasticity of supply for market will be greater than elasticity of supply for individual firm. ठीक है, एक फर्म का जो इलास्टिसिटी होगा, मतलब अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ गया, एक फर्म तो अपना सप्लाई बढ़ाएगा, लेकिन जब पूरा इंडस्ट्री का बात करेंगे, सब एक फर्म करके जो अपना सप्लाई इंक्रीज करते जाएंगे, तो उससे मार्केट का इलास्टिसिटी जो होगा, सेंसिटिविटी जो होगा, वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होगा दैन इंडिविजुअल से. बोल के मार्केट सप्लाई इज फ्लैटर. ठीक है, मार्केट सप्लाई इज फ्लैटर जबकि इंडिविजुअल सप्लाई आर स्टीपर. ये आपका हो गया HOTS. प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा. ठीक है,
चलिए, टॉकिंग अबाउट रीजंस फॉर अपवर्ड स्लोपिंग, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हायर प्राइस, हायर प्रॉफिट, हायर सप्लाई। मार्जिनल कॉस्ट मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करता है लॉ ऑफ रिटर्न्स की वजह से, डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से, बोल के प्रोड्यूसर्स को प्राइसेस बढ़ाना होगा एडिशनल कॉस्ट को कवर अप करने के लिए। एंड जब भी कोई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ज्वाइन कर जाते हैं, इंडस्ट्री को आ जाते हैं, एंड दे स्टार्ट सेलिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसका प्राइसेस हाई चल रहा है, बोल के सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, talking about next concept which is time period and supply. Now supply also depends upon the time availability. Time कितने प्रकार के हो सकते हैं? तीन, मार्केट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। मार्केट पीरियड, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। मार्केट पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड भी बोला जाता है। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप कोई भी फैक्टर्स, चाहे फिक्स्ड हो, वेरिएबल, किसी को भी चेंज करके अपना सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हो। स्पेशली ये एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए होता है जिसमें आपने जितना बना दिया उतना बना दिया। ठीक है, फॉर मार्केट पीरियड सप्लाई इज एब्सोल्युटली फिक्स्ड, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होता है फॉर मार्केट पीरियड, क्योंकि आप इसमें कोई भी फैक्टर को चेंज करके अपना सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हो। वहीं अगर शॉर्ट रन का बात करें, शॉर्ट रन ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो बाय ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द वेरिएबल फैक्टर्स। मतलब आप कुछ एक्सटेंड तक अपना सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन प्राइस जितना से बढ़ रहा है उतना सप्लाई नहीं दे पाओगे, बोल के शॉर्ट रन में आपका सप्लाई रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। ये मान लीजिए इनिशियल प्राइस है, इनिशियल क्वांटिटी है, अगर प्राइस इमीडिएटली बहुत ज्यादा भी इंक्रीज हो जाए तो भी आप क्वांटिटी सप्लाइड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाओगे, बोल के जब आप लोकस को ज्वाइन करोगे तो वो आप देखोगे कि ये आके आपका एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट करता है। इन अदर वर्ड्स इसका इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा और इसका इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 होगा। एंड टॉकिंग अबाउट लॉन्ग रन, लॉन्ग रन ऐसा टाइम पीरियड होता है जो आपको पूरा एडजस्टमेंट देता है करने के लिए। मतलब आप उसमें फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर सब कुछ चेंज करके अपना सप्लाई को किसी भी एक्सटेंट तक इंक्रीज कर सकते हो, बोल के लॉन्ग रन में अगर थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होने का पॉसिबिलिटी हो, P0 Q0, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा लॉन्ग रन में तो आप ड्रास्टिकली अपना सप्लाई बढ़ा पाओगे लॉन्ग रन में। इन अदर वर्ड्स इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कि आपका फ्लैट सप्लाई कर्व बन गया और ये वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी कि इसका इलास्टिसिटी बिकम्स ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक हो जाता है लॉन्ग रन में। आई होप दैट इज क्लियर। टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई मींस वायोलेशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। सबसे पहले तो बात करते हैं वर्टिकल सप्लाई के बारे में। वर्टिकल सप्लाई क्या होता है? जो रेयर गुड्स होते हैं, ठीक है, ऑक्शन गुड्स हो गए, रेयर गुड होते हैं, उनका सप्लाई एब्सोल्युटली फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है, जस्ट लाइक योर मार्केट पीरियड। इसमें फिर चाहे प्राइस जितना भी हो, बढ़े P0 से P1 या घटे, क्वांटिटी विल रिमेन अनचेंज, इट विल नॉट चेंज। रेयर गुड के केस में देखा जाता है, ऑक्शन गुड के केस में देखा जाता है, मार्केट पीरियड में देखा जाता है, क्वांटिटी जहां पे कैन नॉट चेंज इवन इफ द प्राइस राइजेस और फॉल्स। That is graph is a vertical straight line parallel to y-axis depicting it's a perfectly inelastic supply. ठीक है, बट वहीं टॉकिंग अबाउट देयर इज अनदर एक्सेप्शन टू द सप्लाई इन केस ऑफ लेबर सप्लाई कर्व, जहां पे लेबर के केस में लेबर खुद क्वांटिटी सप्लाइड है एंड वेजेस जो है उसका प्राइस है। ठीक है, वेजेस हो गया उसका प्राइस एंड जो वर्कर का आवर्स है, जो वो जितना समय दे रहा है वो काम में, वो हो गया उसका सप्लाई। आवर्स जो हुआ वो हो गया उसका वर्किंग आवर्स, जो हुआ वो हो गया उसका क्वांटिटी सप्लाइड। यानी अगर आप लेबर को बोलो, अगर आप लेबर को बोलो कि मैं इनिशियली तेरे को इतना वेजेस दे रहा हूं, तुम इतना देरी काम करो, 8 घंटे काम करो, वो ठीक है कर रहा है, फिर आप बोलते हो कि मैं तेरे को थोड़ा वेजेस बढ़ा देता हूं, यू हैव टू वर्क फॉर 10 और 12 आवर्स, तो माइट भी लेबर अग्री कर जाएगा इनिशियली, जहां पे उसका सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होगा। एंड अगर आप उसको और ज्यादा वेजेस ऑफर करो तो शायद वो डिसअग्री कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मशीन नहीं है, वो पूरा दिन काम नहीं कर सकता है। सो इन दैट केस पॉइंट ए से बी पे जाके आपका सप्लाई का पीछे इस तरीके से मूव कर जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ अ लेबर, जहां पे इनिशियली लेबर ए से बी पे, लेबर इनिशियली ए से बी पे प्रेफर करता है वेजेस टू लीजर, के पैसा मिल जाए, आराम भाड़ में जाए, बट एक पॉइंट के बाद बी से सी पे जो आप देख रहे हो यहां पे वो प्रेफर करेगा लीजर टू वेज। ठीक है, लीजर टू वेज, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो जाता है एंड बैकवर्ड स्लोप देखने मिलता है। इसी को हम लोग बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ अ लेबर बोलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट मूवमेंट एंड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, सेम आपका डिमांड की तरह है। मूवमेंट कब होता है? मूवमेंट होता है ड्यू टू चेंज इन, मूवमेंट कब होता है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस, जब दाम चेंज हो।
एंड शिफ्ट कब होता है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, मतलब मूवमेंट के केस में अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, अदर फैक्टर्स चेंज नहीं होते हैं, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। देयर आर नो चेंज इन अदर फैक्टर्स इन केस ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट भी किस प्रकार का हो सकता है? या तो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई या तो अपवर्ड मूवमेंट, मतलब एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना हिंदी में। सप्लाई कब बढ़ता है? जब उसका प्राइस बढ़ता है। सो एक्सपेंशन आपके लिए होगा, ये आप मान लो इनिशियल प्राइस है, इनिशियल क्वांटिटी है। अगर प्राइस बढ़ गया P0 से P1 तो आपने अपना क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ा दिया। तो ये जो मूवमेंट आपको देखने मिल रहा है ए से बी का, जब आप सप्लाई कर्व बनाओगे, ये जो अपवर्ड मूवमेंट देखने मिल रहा है, इसी को हम लोग एक्सपेंशन बोलेंगे। सो एक्सपेंशन इज द अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। बट वहीं अगर बात करें कॉन्ट्रैक्शन का, कॉन्ट्रैक्शन में हिंदी मीनिंग क्या होता है? सप्लाई घटना। कब घटता है? जब प्राइस घटता है। यानी इन अदर वर्ड्स, ये इनिशियल प्राइस ले लो, ये इनिशियल क्वांटिटी ले लो, जब आप कम प्राइस में P1 पे कम सप्लाई दे रहे हो Q1, तो ये जो मूवमेंट हुआ C से D, ये जो नीचे आता हुआ मूवमेंट देख रहे हो, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट जब हो रहा है तो उसको आप कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई बोलोगे, ठीक है। ये एकदम डिमांड का उल्टा हो गया। डिमांड का अपवर्ड मूवमेंट होता था कॉन्ट्रैक्शन, डाउनवर्ड मूवमेंट होता था एक्सपेंशन। सप्लाई में एकदम ऑपोजिट हो गया, सप्लाई का अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा एक्सपेंशन एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। प्लीज रिमेंबर दैट other factors are constant, it is happening due to change in price only, ठीक है, प्राइस के वजह से चेंज कर रहा है, अदर फैक्टर्स की वजह से नहीं हो रहा है। बट वहीं टॉकिंग अबाउट शिफ्ट, शिफ्ट किसकी वजह से होता है? शिफ्ट हैपेंस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, मतलब शिफ्ट होता है ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स, ठीक है। शिफ्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स, यानी यहाँ पे जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है, प्राइस चेंज नहीं होता है। इसमें भी आप इंक्रीज इन सप्लाई बोल सकते हो या डिक्रीज इन सप्लाई बोल सकते हो। इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या? राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है? जब प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई मोर इवन एट द सेम प्राइस ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो मान लीजिए ये आपका इनिशियल प्राइस था, इनिशियल सप्लाई हो गया P0 Q0, ये आपका इनिशियल सप्लाई हो गया। एक और बात का ध्यान रखिएगा, मैंने देखा है कि बच्चे लोग सप्लाई कर्व को इस तरीके से बना के आ जा रहे हैं, ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट, ये डिमांड है, सप्लाई नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत कर दीजिएगा, ठीक है। सप्लाई हैज टू बी पॉजिटिवली स्लोपिंग। सो सेम प्राइस पे अगर आप ज्यादा सप्लाई दे रहे हो, चेंज को हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाना चाहिए, ठीक है। एंड जहां शिफ्ट हो रहा है ए से बी पे, यहां पे, तो इसका आप बोलेगा राइटवर्ड शिफ्ट या इंक्रीज इन सप्लाई। कब कब हो सकता है आपका? हो सकता है इनपुट प्राइसेस रिड्यूस हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया बल्कि आप ज्यादा सप्लाई दे रहे हो। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो गया है, कंपेटिटर्स कम हो गए हैं मार्केट में, सॉरी कंपेटिटर्स बढ़ गए हैं मार्केट में, यानी नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ज्यादा आ गए हैं। तो ये आपके कुछ कुछ कारण बन सकते हैं इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से। क्लाइमेटिक फैक्टर फेवरेबल है बोल के आपका सप्लाई बढ़ जा रहा है, ठीक है। Some of the example: improved technology, lower production cost, government subsidy, favorable weather, etc. Now talking about leftward shift. Leftward shift का मतलब क्या होता है? जब आप कम क्वांटिटी दोगे सेम प्राइस में ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ठीक है, ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स। मतलब कि ये हो गया आपका इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, ये है आपका इनिशियल सप्लाई। आप सेम प्राइस में कम क्वांटिटी दे रहे हो Q1, सेम प्राइस में कम क्वांटिटी दे रहे हो, तो ये C से D का जो मूवमेंट हुआ ये कहलाएगा आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेस क्वांटिटी एट द सेम प्राइस। कब कब हो सकता है? जब प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब रॉ मटेरियल का प्राइसेस भाग रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, शॉर्टेज हो गया है मार्केट में, एटसेट्रा। इन दैट केस सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस रिवीजन ऑन थ्योरी ऑफ सप्लाई यहीं पे। इलास्टिसिटी में जानता हूं बाकी है, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, जल्दी से मिलते हैं, ठीक है। आई होप यू आर लाइकिंग माय कंटेंट। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय, बहुत जल्द मिलते हैं, बाय।